सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो आज के सेशन जो कि आपके फर्स्ट ईयर का ये कोड है पोल साइंस का बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। देखिए, इस बुक में हम पर्टिकुलर ये देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होता है क्या, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम राजनीतिक सिद्धांत को पहले थोड़ा जान लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। देखो, राजनीतिक एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत राजनेताओं के द्वारा नीति व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, वो राजनीति कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे चुनावी व्यवस्थाओं के अनुसार एक राजनेता का यानी कि एक उम्मीदवार का चयन करके, यानी कि एक उम्मीदवार को चुनकर राजनेता बनाया जाता है और उन राजनेताओं के माध्यम से ही राजनीति चलाई जाती है। ठीक है, जो कि आम लोगों के लिए उनके जीवन तथा देश के विकास के लिए राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दैट्स क्लियर। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो राजनीति होती है ना, लंबे समय तक परिवर्तनशील भी रहा है तथा इसमें परिवर्तित व्यवस्थाओं का स्वरूप भी देखने को मिला है। इसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में जो हमारे अलग अलग राजनेताओं के द्वारा, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के द्वारा उनके अनुसार कानून व्यवस्था का निर्माण किया गया। ठीक है, उन्हीं राजनीति तौर तरीके को अपनाने, मतलब भविष्य में अपनाने वाली व्यवस्था को ही राजनीतिक सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू 1932 में सबसे ज्यादा विदेश नीति को आगे बढ़ाए। ठीक है, विदेश नीति यानी कि विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़कर अपना विकास करना, वो विदेश नीति कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब उसके अंतर्गत क्या होता है, तो उसी व्यवस्थाओं के, उसी भावनाओं को आज भी अपनाया गया। ठीक है, जैसे कि बात कर लेते हैं कि हमारे मोदी जी भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेश नीति को अपनाते हैं, जिसके तहत क्या है, हमारा विकास निश्चित रूप में हो रहा है। तो यही हमारी राजनीतिक सिद्धांत का व्यवस्था रूप में परिचय है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम आज अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखा है, तो आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उन वीडियोस पे भी विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जैसे नाम ही है राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि राजनीतिक क्या है, यानी कि व्हाट इज पॉलिटिकल। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि राजनीति क्या है। तो हम इसमें बात कर लेते हैं उद्देश्य के बारे में, यानी कि 1.0 के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि उद्देश्य के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत एक नए मनमाने तौर तरीके का स्वरूप है, जिसमें हम राजनेताओं का स्वरूप देखते हैं, जो कि वहाँ पे हमारे किसी भी देश की राजनीति व्यवस्था का जो निर्माण करने की स्थिति है, इन राजनीति तौर तरीके से ही किया जाता है। यानी कि राजनीति तौर तरीके से ही राजनीतिक किया जाता है। राजनीति अलग है, राजनीतिक अलग है। राजनीति होता है यानी कि कानून व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि मतलब कोई कानून व्यवस्था कैसे बन रहा है, कैसे बिल पास हो रहा है, ये सारी क्या है, राजनीति है। चुनाव व्यवस्था क्या है, राजनीति है। ठीक है, लेकिन जब ये सारी व्यवस्थाओं का जो विस्तार है वो शासन के अनुसार होने लगे, वो राजनीतिक कहलाने लगता है। क्लियर है? तो हमारा जो उद्देश्य है, सबसे बड़ी बात उद्देश्य यही है कि हमें सभी लोगों को राजनीति के बारे में बताना कि राजनीति का जो विस्तार है हमारे व्यवस्थाओं में भरपूर मात्रा में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 1.1 परिचय। देखो, परिचय की बात कर लेते हैं ना, तो परिचय इस इकाई में जो राजनीति की अवधारणा है, इसको समझने के लिए हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की अलग अलग तौर तरीके को देखना जरूरी है। राजनीति जो है ग्रीक शब्द के
पोलिस से लिया गया, यानी कि राजनीति किसके शब्द से लिया गया है? ग्रीक एक भाषा है, पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। ठीक है। प्राचीन यूनानियों के बीच भी राजनीति का स्वरूप हम देख सकते हैं। यानी कि प्राचीन में जो यूनानी लोग थे ना, यूनानी का मतलब होता है यूरो, बोल सकते हो कि आपके यूनानी का मतलब यूरोप के। ठीक है। तो उस स्थिति में उन लोगों के द्वारा भी राजनीति का विस्तार किया गया था। और राजनीति कौन से भाषा का देन है? ग्रीक भाषा का देन है। ठीक है। और ये कौन से शब्द से लिया गया है? पोलिस से लिया गया। ये लिखना जरूरी है। ठीक है। ग्रीक राजनीति के अध्ययन में हम ये देखते हैं कि मानव और प्रकृति राजनीति का एक, बोल सकते हो कि उनके बीच संबंध बनाता है। यानी कि जो मानव है ना और प्रकृति, उनके बीच संबंध बनाता है। कैसे बनाता है भाई? जिस तरीके से मानव एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक उसी प्रकार से, यानी कि मानव जो है एक दूसरे पर निर्भर के साथ साथ प्राकृतिक पर भी निर्भर है। ठीक उसी प्रकार से जो शासन व्यवस्था है ना, एक बेहतर देश का निर्माण है ना, वो राजनीतिक पर ही निर्भर होता है। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे आप पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी भाई राजनीति होती है। क्या वहाँ की राजनीति बेहतरीन है? टेल मी अबाउट की बेहतरीन है? जिसके कारण क्या होता है, वहां पे दिन प्रतिदिन किसी ना किसी प्रकार का दंगे फसाद होना, आतंकवादी हमला करना, ये सारी बातें उसमें देखने को मिलता है। तो राजनीतिक अगर किसी देश में बेहतरीन है, तो वहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर होने के कारण वहाँ का विस्तार, विकास दर है, वो भी बेहतर पाया जाता है। क्लियर है? तो अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं 1.2, राजनीतिक एक व्यवहारिक गतिविधियों के रूप में। देखो, व्यवहारिक गतिविधियों का मतलब होता है कि राजनीतिक है ना, हमें ये नहीं कि भाई, आपने देखा होगा कि राजनीति को हम गलत तरीके से देखते हैं। यानी कि हम राजनीतिक वर्ड को सुनते हैं ना, हमारे माइंड में क्या होता है कि यार ये तो है कि बस वादे कर दिए और झूठे वादे कर दिए। जब हमें वोट प्राप्त करने की बात आती है तो हम अलग अलग वादे कर देते हैं, यही हमारे मन में आता है ना। ठीक है। यानी कि मतलब नेता जो है झूठे वादे कर देते हैं, सब झूठे हैं, ऐसा हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में सीधा थोट थोट ये उभर के आ जाता है। तो देखो, राजनीति का जो व्यवहारिक गतिविधि है ना, जिसमें आपका देखा जाता है कि राजनीति एक शोध शोध के अनुसार पता चला है कि ये हमारे एक एजेंडा के अनुसार हो जाता है। ठीक है। यानी कि एक एजेंडा, एजेंडा क्या है भाई? बोल सकते हैं कि किसी को अपने बातों में ले लेना एजेंडा कहलाता है। ठीक है। तो राजनीति क्या है भाई? लोगों को मतलब लुभानी लुभानी बातें, चुपली चुपली बातें करके उन्हें बोल सकते हो कि वोट के लिए रजामंदी कर देना, यानी कि उनकी राय व्यवस्था को हामी करवा देना। ठीक है। जैसे कि राजनीति की बात कर लेते हैं व्यवहारिक पक्ष में, तो यहाँ पे एजेंटों और बोल सकते हो एजेंसियां और अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। सबसे बड़ी बात है राजनीति, जो राजनीति खेली जाती है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई, आपने देखा होगा गांव में अलग अलग मतलब गरीब लोगों को कपड़े दिए जाते हैं, मतलब बियर की बोतलें भी बांटी जाती है। ठीक है। शराब की बोतलें भी बांटी जाती है। और बोल सकते हो स्त्रियों के लिए साड़ी बांटी जाती है, उनके लिए ये कर देंगे, वो सुविधा। ये एक क्या है? राजनीति है। ठीक है। यानी कि वो दे रहे, आपको क्या लगता है कि हमारे लिए भले के लिए दे रहे, और देना ही है तो एक बार क्यों दे रहे, हमेशा दे, जब खत्म हुआ जब दे। ठीक है। तो यानी कि क्या है, ये एक राजनीति है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं सिंपली लैंग्वेज में, तो आप लोग कई बार देखते हुए कि हम किसी से कुछ मांगते हैं, तो सामने वाला बंदा भी हाँ उस चीज को लेके अपने अपने तरीके से वो कुछ ना कुछ मांग लेता है। यानी कि बोल सकते हो एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाली बात हो जाती है। तो ये क्या है? एक राजनीति का व्यवहारिक गतिविधि है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो संसाधनों का स्वरूप है ना, यानी कि जो संसाधन है, तो बात कर लेते हैं हमारे जो संसाधन है, उन संसाधनों का भी यहाँ पे प्रयोग करके अलग अलग संस्थाओं का खोल के यहाँ पे राजनीति करने का प्रयास किया जाता है। यही हमारा राजनीति का एक व्यवहारिक गतिविधि है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मानव के जीवन को निर्माण के लिए या फिर मानव के जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से इनकी जो बातें हैं या फिर बात करने का तौर तरीका है, वो क्या है? लुभावनी होती है। ये राजनीति का व्यवहारिक पक्ष होता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1.2.1, यानी कि राजनीति को परिभाषित करना कठिन है। बिल्कुल सही बात लिखा है इन्होंने
कि राजनीति को समझना ये मतलब हलवा माफी तो नहीं है कि बनाया और खा गया, ठीक है। इसे समझना बोल सकते हो कि उम्र लग जाते हैं, या फिर बोल सकते हो तजुर्बा लेना, अनुभव करना, या फिर इसका ज्ञान पाना, ये क्या है, हर एक व्यक्ति के लिए मतलब कठिन पाया जाता है। राजनीति स्पष्ट रूप में कहा जाए तो ये एक ऐसा स्थिति है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के बोल सकते हो कि हर एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई गलत कहाँ पे है, सही कहाँ पे, हर एक चीज़ों को मतलब परख करके चलना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक एजेंट क्या होते हैं, एजेंट यानी कि बोल सकते हो कि सीक्रेट एजेंट क्या होता है कि भाई उनकी आंखें कितनी होती है, मतलब यानी कि हर एक चीज़ को, छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को वो क्या होता है, मतलब भाप लेते हैं कि कहाँ पे सबूत छूटा है, कहाँ पे बोल सकते हो कि कत्ल हुआ है, कौन इसका कत्ल कर सकता है। सब आपने फिल्म में देखा भी होगा ना, कोई एजेंट होता है तो सीक्रेट एजेंट, या फिर बोल सकते हो कि खुफिया एजेंट जिसे बोलते हैं, देखा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो राजनीति को परिभाषित करना ये आम नहीं है। इसको समझने के लिए बिल्कुल ही बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीजों का, हर एक समूह व्यवस्था का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण ये इसका जो राजनीति शब्द को स्थिति है उसको समझने में हर एक व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट, 1.2 यानी कि राजनीति की प्रकृति। राजनीति की प्रकृति का मतलब होता है कि यहाँ पे क्षेत्र, यानी कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल दूं, प्रकृति का मतलब होता है कि आपके घर की प्रकृति क्या है, तो आप कहोगे कि सर इतने क्षेत्र में मेरा घर फैला हुआ, इतना बड़ा क्षेत्र है, 2 मंजिला है। ठीक उसी प्रकार से राजनीति का विस्तार हम देखेंगे, उसे ही प्रकृति बोला जाता है। देखो, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, राजनीति एक सामूहिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों, अलग अलग सदस्यता के अनुसार अपना भूमिका निभाते हैं। भाई राजनीति क्या है, भाई अलग अलग सदस्य भी होते हैं, अलग अलग पार्टियों के सदस्य होते हैं, ठीक है भाई, वो अपना अपना भूमिका निभाते हैं। तो राजनीति के विचार के अनुसार यहाँ पे जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, या फिर जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है अपने आप को चुनाव में विजयी करना, ये इसका एकमात्र लक्ष्य है, ठीक है। कई बार ये देखने को मिलता है कि ये लक्ष्य हमें सकारात्मक तरीके से कोई व्यक्ति देखता है, कई बार आपके नकारात्मक तरीके से। नकारात्मक तरीके से क्या है भाई, गलत चीज़ों का, जैसे शराब के सेवन के लिए प्रतिबंध है, तो वो सीक्रेट रूप में मतलब वो वोट प्राप्त करने के लिए क्या करेगा भाई, वो आपको देखेगा कि शराब को मतलब सप्लाई करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका गलत तरीके से राजनीति की कुर्सी को हासिल करने का एक बोल सकते हो जरिया है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि राजनीति पर चर्चा और अनुभव करने के माध्यम से यहाँ पे अलग अलग समूह, अलग अलग जो आधिकारिक होते हैं ना, उन अधिकारियों को हम क्या है अपने तौर तरीके से भी चला चला पाते हैं, या फिर कई बार होता है कि राजनीति के अंदर हम अपने भावनाओं को अपने अनुसार राजनीति व्यवस्था को चलाते के लिए अपने बोल सकते हो कि लाभ का हम अपेक्षा बोल सकते हैं कि अपेक्षा करते हैं। राजनीति में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है जानते हो, मानव को मतलब मानव के लिए यहाँ पर संसाधनों को पहुंचाना, ये राजनीति का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य मात्र लक्ष्य ही बन के रह जाता है। आज भारत में बेरोजगारी क्यों है, अगर राजनीति अगर बेहतर होती तो भारत की बेरोजगारी को पहले खत्म कर सकती थी ना, या फिर खत्म करती। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है, फैक्ट्री उद्योग लगवाती, ठीक है। दुनिया भर में भारत की अगर बात की जाए तो भारत की जो राजनीति है दुनिया भर में सबसे बड़ी राजनीति के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। जिस तरह के अंतर्गत हम ये देखेंगे, अगर हमारे संविधान की बात कर ली तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो दुनिया भर में हर एक चीज़ों को लेके, तौर तरीके को अपनाने को लेके राजनीति को भली भांति बेहतर मानने की स्थिति, या फिर अलग प्रकार की स्थिति हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीति की प्रकृति है उसका व्यापक स्वरूप हमें देखने को मिलता है, यानी कि सब बड़ा स्वरूप देखने को मिलता है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 1.2.3, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, राजनीतिक मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता। देखो इसमें बताया गया है कि राजनीति शब्द की उपयोगिता अक्सर हमारे
निर्दलीय व्यवस्था के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक बातों को बात ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे यूनानी दार्शनिक अरस्तु के द्वारा ही राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया गया। देखो ये अरस्तु क्या था, यूनान के एक दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसोफर, ठीक है, फिलोसोफर होता है। तो इनके द्वारा ही राजनीति को बड़ी मात्रा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इनके द्वारा ही राजनीति व्यवस्था को परिभाषित किया गया था। आप लोग तुलनात्मक राजनीति के बारे में भी जब पढ़ेंगे, जो आपके बोल सकते हैं कि सेकेंड ईयर का ये कोड है, तो उस कोड में आपको पढ़ोगे कि अरस्तु ने राजनीति को परिभाषित किया था कि राजनीति का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो मानव है हमारे व्यवस्था के अनुसार, अपने सामुदायिक भावना के अनुसार, तथा बोल सकते हो कि अपने क्रिया व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार वो क्या है, राजनीति करता है। ये राजनीति उसके लिए बेहतर भी होता है और कई बार ये राजनीति अपने लाभ के लिए भी करता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखते हो कि अलग अलग पार्टियां होती है, राजनीति तो करती है भाई। आप बोल सकते हो घुसखोर, अपने बोल सकते हो कि 2 नंबर के मतलब काम करके धन अर्जित करती है, धन इकट्ठा करती है। तो ये क्या है, राजनीतिक मानव की स्थिति में अपरिहार्य विशेषता है। क्लियर हो गया। अब उसके तत्पश्चात हमारा आ जाता है अगला पॉइंट 1.3, राजनीति क्या है। फिर से वही बात आ रहा है भाई, राजनीति क्या है। ठीक है, तो इसमें देखा गया है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि राजनीति शब्द का अर्थ जो है हमें देखने को मिलता है कि जनता के कुछ लोग यह सवाल काफी बड़ी मात्रा में बात करते हैं कि राजनीति मानव के जीवन में एक राजनेता का होना है। राजनीति क्या है, मानव के जीवन में एक राजनेता का होना ही राजनीति कहलाता है। ठीक है, ये एक परिभाषा के रूप में है। तो हमें ये देखेंगे कि राजनीति की जो व्यवस्था है, राजनेताओं के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसी व्यवस्था को राजनीति कहा जाता है। यानी कि अब क्या दूसरे लाइन में कह रहा है कि भाई राजनेताओं के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो हमारा राजनेता कहलाता है, यानी कि राजनीति कहलाती है। अब इसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि राजनीति की शक्तियों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे इसके शक्तियों का जो वितरण है बराबर व्यवस्था के रूप में, शक्तियों की जो व्यवस्था है वो बराबर अधिकारों के रूप में, तथा यहाँ पे मैक्स वेबर नाम के एक विद्वान आते हैं, मैक्स वेबर नाम के एक विद्वान आते हैं 1918 के प्रसिद्ध व्याख्या अनुसार राजनीति को एक व्यवहारिक पक्ष बताते हुए इन्होंने अपनी बात रखी कि राजनीति जो है एक व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, वो अपनी बात रखी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंतर्गत हमारी राजनीति जो है एक ऐसी भावनाओं का भी उजागर करता है जो हमारे इस स्थितियों के अनुसार हमारे रचनाओं में एक जीता जागता व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। तथा ये भी देखने को मिलता है कि जो नेताएं अपनी गतिविधियां करते हैं, यानी कि जो नेताओं अपना गतिविधियां करते हैं उससे संबंधित व्यवस्था को ही राजनीति कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मौजूदगी जो नेता कार्य कर रहा है उसके द्वारा किए गए तौर तरीके से कार्य को ही राजनीति कहा जाता है। क्लियर आ गया। अब राजनीति अब राजनीति को देखो, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो राजनीति एक ऐसा विषय है ना जो राजनेताओं के द्वारा किसी क्षेत्र पर शासन करने की प्रक्रिया को राजनीति कहा जाता है। वर्तमान स्थिति में बात कर लीजिए तो अलग अलग देशों में अलग अलग नक्सलवादियों के रूप में भी यहाँ पे शासन की स्थिति हम देख सकते हैं, तो वो भी हमारा राजनीति ही कहलाता है। क्लियर हो गया। हम बात कर लेते हैं 1.4, राज्य क्या है। देखो राज्य क्या है, सरल शब्दों में कहा जाए ना, राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत यहाँ पे एक नगरीय व्यवस्था पाई जाती है। ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे नगरीय व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पे आधुनिकरण की स्थिति देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम बात की जाए फ्रांसीसी क्रांति के बाद, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो विश्व के राजनीति व्यवस्था पर एक छाप छोड़ के गया। छाप छोड़ का मतलब यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, तो वो एक आज भी देखा जाता है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध आज भी हमारे ऊपर छाप छोड़ दिया गया है। ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध भाई पूरे विश्व में हुआ था, यानी कि एक याद,
छाप का मतलब होता है याद। ठीक है, तो राज्य एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम आसान भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर नगरीय व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। अलग अलग जाति धर्म के यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। उन लोगों के माध्यम से समूह का निर्माण होता है और समूह का निर्माण होने के बावजूद वहाँ पे समूह के निर्माण होने के बाद वहाँ पे क्या है, एक राज्य का निर्माण होता है जिसमें हम देखते हैं। हाँ जी, देखो इसमें क्या कहना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है स्टेट का मतलब क्या होता है। देखो एक स्टेट होता है, फॉर एग्जांपल बिहार हो गया, आपका वो सो उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर आपका वो सो उत्तराखंड हो गया, फिर अलग अलग जो भी स्टेट है। अब उस स्टेट में पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज के लोग नहीं पाए जाते ना, यानी कि पीपल नहीं पाए जाते। अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग बोल सकते हो, कल्चर के अलग अलग बोल सकते हो, कि ऑक्यूपेशन के अलग अलग बोल सकते हैं, कि जाति, ठीक है, धर्म के लोग पाए जाते हैं। तब जाके उन लोगों के ग्रुप से ही एक राज्य का निर्माण होता है, जिसकी बात कर लेते हैं हम, उसे स्टेट बोलते हैं। ये स्टेट पर्टिकुलर देखा जाए जब फ्रांसीसी इवोल्यूशन हुआ था, क्रांति का मतलब होता है इवोल्यूशन, यानी कि जब फ्रांस का इवोल्यूशन हुआ था उस समय से ही हमारा जो राज्य यानी कि स्टेट का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जिस प्रकार हिटलर था, हिटलर ने भी मुसोलिनी स्टेट का निर्माण किया था। मुसोलिनी बोल सकते हो कि निर्माण किया था। मुसोलिनी एक जाति थी, ठीक है, तो उस जाति का ही एक राज्य यानी कि स्टेट का डेवलप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान ने भी अपने एक देश का निर्माण करने के लिए बोल सकते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग स्टेट का डिमांड किया था, यानी कि कंट्री का डिमांड किया था। तो वो किस रूप में किया था भाई, धर्म के अनुसार, यानी कल्चर के अनुसार, रिलीजियंस के अनुसार। ठीक है, तो वो क्या है, एक राज्य है। तो राज्य समझ में आ गया क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो राज्य एक ऐसा स्वरूप है या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग पाए जाते हैं। उन लोगों के द्वारा ही एक ग्रुप का निर्माण होता है और वो ग्रुप धीरे धीरे विकसित होके एक स्टेट का निर्माण करता है। एवरीवन क्लियर? ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स का। तो 1.4.1 हमारा क्या है, राज्य राजनीतिक संस्था। ठीक है, तो अब यहाँ पे राज्य राजनीति यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स एंड संस्था का होता है, आपका बोल सकते हैं कि अलग अलग जो एजेंसी होती है, अलग अलग बोल सकते हैं कि एजेंसियों का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बीमा बीमा चेकअप के लिए या फिर जीवन से एलआईसी एजेंसी हो गया, ठीक है, तो राजनीतिक एजेंसी भी होती है। तो ये हमारे हर एक स्टेट में देखने को मिलता है। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, हमारे हर एक राज्य का अलग अलग राजनीति स्थिति पाई जाती है। बिहार की राजनीति भाई अलग पाई जाती है, यानी कि पॉलिटिक्स अलग पाई जाती है। यूपी की पॉलिटिक्स अलग पाई जाती है। आप बोल सकते हो केरल की पॉलिटिक्स अलग पाई जाती है। तो क्या है, सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, सभी अलग अलग साइज के हैं। ठीक उसी प्रकार से जो राज्य है, उन राज्यों की जो स्थिति है, उन राज्यों का जो संस्था है, या फिर बोल सकते हो उन राज्यों की ये मतलब जो स्ट्रक्चर है, सभी का अलग है। अब जैसे बात कर लेते हैं हम न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, विधायिका का। ठीक है, ये हमारे सिंपली लैंग्वेज में क्या है, हमारे राज्य या फिर बोल सकते हो राजनीति का मतलब पिलर्स है। ठीक है, क्या है, हमारे राजनीति के पिलर्स माने जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, और आपके बोल सकते हो कि विधायिका। तो ये हमारे राजनीति के सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो ये पिलर्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ये हमारे राजनीति को सबसे महत्वपूर्ण बात कर ली जाए तो ये राजनीति को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से चलाने का जो काम होता है ना, इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं हमारे राजनीति का, तो हमारे राजनीतिक में ही यानी कि हमारे जो पॉलिटिक्स में ही सबसे बड़ी बात इनके द्वारा ही हमारे पॉलिटिक्स का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विधायिका होती है,
विधायिका क्या करता है भाई, आपके कानून या फिर बिल पारित करने का काम करता है। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून या फिर जो बिल होता है, जो भी लीगल वे में जो बोल सकते हो कि बिल पास किया जाता है, तो कार्यपालिका उसको काम यानी कि वर्क कैसे करेगा, उसको वर्क में कैसे लाया जाएगा, वो कार्य कार्यपालिका का होता है। नाम से पता चल रहा है कार्यपालिका, यानी कि कार्य करवाने का काम कौन करवाता है, कार्यपालिका। अब न्यायपालिका का मतलब क्या होता है भाई, जो आपके बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, आपके बोल सकते हो कि लोअर कोर्ट हो गया, ये किनके द्वारा, ये आपके न्यायपालिका के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बात किया जाए, तो हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, तो ये हम देखते हैं कि अगर इनके द्वारा अगर बेहतरीन कार्य नहीं होता, या फिर इनके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून है, वो कानून उसके अनुसार कोई व्यक्ति या फिर कोई पर्सन नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कानून बना दिया गया कि भाई 80 के स्पीड में बाइक नहीं चलाना। ठीक है, विधायिका ने ये कानून बना दिया, कार्यपालिका उस कानून को क्या कर रहा है, पारित करवा रहा है कि भाई इस क्षेत्र में होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस लगवा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने ट्रैफिक पुलिस को भी मतलब हवाला दिया और मतलब 180 मतलब 100 110 की स्पीड में लेके जा रहा हूँ, तो न्यायपालिका क्या करेगा, उसका अब न्याय करेगा कि भाई तुम मतलब मेरे पे क्या है, कानूनी रूप में कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो कि ये हमारी क्या है, राजनीतिक संस्था है। अलग अलग संस्था अलग अलग तौर तरीके से कार्य करती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा ये आ जाता है 1.4 पॉइंट 2, राज्य पर राल्फ मिलीबैंड के विचार। राल्फ मिलीबैंड एक थिंकर है। ठीक है, उन्होंने राज्य को अपने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया कि स्टेट का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, राज्य पर यानी कि स्टेट पर मिलीबैंड ने अपने पुस्तक द स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी, ये पुस्तक का नाम क्या है, बुक्स का नाम इन्होंने लिखा द स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जो इनका नाम मैंने आपको बता दिया, द स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी। इसमें बताया कि मिलीबैंड ने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताया कि जो राज्य है उसका जो गठन होता है यानी कि क्रिएटिविटी होता है, यानी कि राज्य को बनाने का काम होता है, वो हमारे अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड बोल सकते हो थिंकिंग के रहने वाले लोगों के समूह से ही बन पाता है, यानी कि उनके ग्रुप से ही बन पाता है। उदाहरण के तौर पे हमारे क्लास में अलग अलग जाति, अलग अलग बोल सकते हो कि ऑक्यूपेशन के पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं, तभी तो क्लास का निर्माण हो पाता है ना। ठीक उसी प्रकार से ये आपके बोल सकते हो कि राल्फ मिलीबैंड कहते हैं कि जो वास्तव में यानी कि रियलिटी की बात की जाए, तो हमारे स्टेट का निर्माण में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग वर्ग, यानी कि बोल सकते हो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजियंस, अलग अलग बोल सकते हैं लैंग्वेजेस के लोग के समूह से ही एक राज्य का निर्माण होता है। जिसे हम बात कर लेते हैं सरल लैंग्वेज में, तो यहाँ पे न्यायपालिका का स्थिति सरकार के सुरक्षा यानी कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून को सुरक्षित रखने का कार्य जो है, ये आपके न्यायपालिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि न्यायपालिका के द्वारा कानून का निर्माण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो सरकार है, ब्रिटिश उपनिवेश में जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने भी भाई अपने अनुसार कानून बनाया। ठीक है, तो वो कानून क्या है भाई, उनके अनुसार वर्क किया, हमारे ऊपर शासन किया, हमारे देश को गुलाम किया, तो वो भी एक कानून था। तो क्या राज्य, एक डेवलपमेंट राज्य तभी बन पाएगा, यानी कि एक डेवलप्ड स्टेट का निर्माण तभी हो पाएगा जब क्या है, उसमें हर एक फैसिलिटीज, हर एक पर्सन को एक इक्वालिटी दिया जाए। अब मान लो भारत है, भारत में हिंदू धर्म को ही अत्यधिक अत्यधिक प्रायोरिटी दिया जाए, तो बताओ कि भारत में एकता बनी रहेगी, यानी कि इक्वालिटी बनी रहेगी? पॉसिबल नहीं है ना, इक्वालिटी बनी रहेगी, नहीं है ना। तो इसीलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं, तभी जाके एक राज्य या फिर एक बोल सकते हो कि एक हैप्पीनेस स्टेट का निर्माण होता है, या फिर बोल सकते हो कि मेक होता है, बन के तैयार होता है। ठीक है, जिसमें हम बात कर लेते हैं सरकार का व्यवस्थाओं के रूप में, यानी कि जो गवर्नमेंट है,
उसके अनुसार क्या है, न्यायपालिका उसका देख रेख करता है अपने राज्य को किसी भी प्रकार से, मतलब अगर उस पे किसी प्रकार से कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका जो देख रेख है वो आपका न्यायपालिका करता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 1.4.3, राज्य के विभिन्न रूप, यानी कि विभिन्न रूप यानी कि स्टेट, टाइप्स ऑफ स्टेट। इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाए तो टाइप्स ऑफ स्टेट की बात कर रहा है। देखो, हमारा राज्य है अलग अलग प्रकार के हो सकता है। आधुनिक राज्य भी हो सकता है जिसमें हर फैसिलिटीज बोल सकते हो कि अवेलेबल हो। आधुनिक राज्य राज्य की बात कर लीजिए तो भारत में कौन सा ऐसे बोल सकते हो कि राज्य आधुनिक रूप में देखा जा सकता है? टेल मी स्टूडेंट्स, बताइए। केरल। केरल को बात की जाए तो केरल एक ऐसा राज्य है भारत में जो एक आधुनिक यानी कि मॉडर्न स्टेट के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेटेड, इस सारे फैक्टर सेक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पर्सन्स पाए जाते हैं वो बेनिफिट रूप में यहाँ पे सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण है ये एक आधुनिक राज्य का निर्माण करता है। तो ये एक विभिन्न रूप में पहला राज्य हो गया। ठीक है, अब बोल सकते हो राज्य की बात कर लेते हैं, रिलीजियंस के रूप में भी राज्य होता है, आपके बोल सकते हो कल्चर्स के रूप में भी एक राज्य होता है, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग भी एक राज्य होता है। ठीक है, तो जैसे हर एक राज्य का एक अपना अपना पहचान है, एक अपना बोल सकते हो कि एक इमेज है, उस इमेज के अकॉर्डिंग क्या है, वो अपने आप को एक बोल सकते हो अलग राज्य का निर्माण, अलग राज्य का दर्जा देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे राज्य के विभिन्न रूप कहलाते हैं। क्लियर हो गया एवरीवन। जिसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे फैसिलिटीज। यहाँ पे मार्क्सवाद यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा भी इन्होंने बताया कि जो एक कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, तो उन्होंने बताया था, जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने बताया था कि जो स्टेट होता है या फिर जो बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट होता है, वो दो सेक्टर में डिवाइड होता है। एक डेवलप बोल सकते हो अनडेवलप्ड सेक्टर, और दूसरा डेवलप्ड सेक्टर। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो कि एक तरफ आपका बोल सकते हैं कि ब्रिजुआ समाज था। ब्रिजुआ समाज के लोग थे, यानी कि ब्रिजुआ समाज वह लोग थे जो गरीब थे, खेती कर रहे थे, किसानी कर रहे थे, मजदूर थे, वो ब्रिजुआ समाज की श्रेणी में आते हैं। और एक विकसित समाज था। तो कार्ल मार्क्स ने इसी बात को रखते हुए अपने विचारधारा को आगे बढ़ाया था। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.5, राजनीति का व्यवसाय के रूप में। यानी कि राजनीति एक व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं कि जाहिर सी बात है हम कोई जॉब करते हैं तो वो एक व्यवसाय हो गया, जैसे जाहिर सी बात है हम कोई बिजनेस करते हैं वो भी एक व्यवसाय हो गया। ठीक है, तो राजनीति एक व्यवसाय के रूप में, जाहिर सी बात है सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो आज के टाइम पे पॉलिटिक्स क्या हो गया भाई, एक बिजनेस ही हो गया ना। एवरीवन टेल मी, है, एग्री करते हो इस बात से कि राजनीति आज क्या हो गया? अब जाहिर सी बात है व्यवसाय कैसे है भाई, आप लोगों को तो पता है कि जैसे चुनाव आता है तो राजनेता क्या करते हैं भाई, अलग अलग बोल सकते हैं कि चुपली चुपली मीठे मीठे वादे करते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और चुनाव खत्म होने के बाद एक दर्शन भी दे दो वो बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, वो कार्य करना तो अलग बात है। तो राजनीति आज के टाइम पे, आज हमारे वातावरण यानी कि बोल सकते हो कि हमारे लेटेस्ट वातावरण की बात कर ली जाए तो राजनीति एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आज हर एक वर्ग का लोग यानी कि हर एक सेक्टर, चाहे सेक्टर की बात कर ली जाए, चाहे हर एक ऑक्यूपेशन का लोग क्या है, राजनीति को एक गलत नजरिए से, एक गंदे नजरिए से देखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज हमारे ये राजनेता ही हमारे देश को लूटने का काम करते हैं। हमारे हमारे आसपास के वातावरण में आप भली भांति इस बात को जानते होंगे कि हमारे सभी लोगों को ये हमारे अंदर की भावना है कि हमारे देश को लूटा इन राजनेताओं के द्वारा से ही होता है। ठीक है, तो राजनीति एक सिंपल लैंग्वेज में, तो इसे तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो राजनीति एक व्यवसाय के रूप में आज बन चुका है, जिसके अंतर्गत एक बिजनेस,
सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो पॉलिटिकल एज अ बिजनेस के रूप में यहाँ पे आज बन चुका है। ठीक है, तो अब हमारा अगला पॉइंट है 1.6, शक्ति के वैध उपयोग। देखो शक्ति जो है उसके वैध उपयोग, वैध का मतलब होता है कि गलत तरीके से, वैध यानी कि बोल सकते हो कि वैध मतलब आज हम अपना पॉलिटिकल एंगल को हम गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। सिंपल सा पता है आपको भी गलत तरीके से कैसे उपयोग कर रहे हैं भाई? हाँ जी, तो हमारा अगला पॉइंट है शक्ति का वैध उपयोग। देखो शक्ति का वैध उपयोग की बात कर लीजिए, सबसे पहले एग्जांपल आ जाता है आपका आपातकाल की स्थिति। सबसे बड़ा आपातकाल की स्थिति देख सकते हैं कि जो हमारे देखा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री किसके द्वारा आपातकाल लागू किया गया था, यानी किसी को याद है, किसी को पता है भारत में आपातकाल किसके द्वारा लागू किया गया था और कब लागू किया गया, और कब लागू किया गया था? सर्च करके मेरे को आप लोग कमेंट मतलब बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी शक्तियों को गलत तरीके से उपयोग किया और जो आपातकाल की स्थिति को लागू किया भारत में, जिसके कारण क्या है, हमारे भारत की जो एक बोल सकते हो कि काली रात या फिर काली अंधेरी रात के रूप में, या फिर वो काला दिन, ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्या आपातकाल के कारण हमारे जो देख सकते हैं कि उन्होंने अपने शक्तियों को वैध रूप में उपयोग किया। ठीक इसी प्रकार से आज हमारे राजनेताओं के द्वारा भी अपने शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग करने की ही स्थिति को हम बोल सकते हैं कि हमारे शक्तियों का अलग अलग तरीके से या अपने पावर को नेगेटिव या फिर वो रॉन्ग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे मतलब डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मान लो कि पाकिस्तान है, अपने भाई शक्ति को कहाँ उपयोग कर रहा है, हथियार खरीदने में उपयोग कर रहा है, अपने पैसे को कहाँ उपयोग कर रहा है, हथियार खरीदने उपयोग कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, वो एक वैध है यानी कि गलत तरीके से कर रहा है। ठीक है, हमने 1.6 कवर कर लिया था। अब 1.6 का हमारा अगला टॉपिक है 1.6.1। ये हमारा है वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार। यानी कि वैधीकरण क्या होता है? देखो वैधीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग विविधता, विविधता का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारे भारत समाज में एक धर्म एक जाति के लोग तो नहीं है ना, तो ये हमारा वैधीकरण है। ठीक है, कि यहाँ पे अलग अलग विभिन्न व्यवस्थाएं पाई जाती है, जाति और बोल सकते हो जाति पात पाए जाते हैं, वेशभूषा के लोग पाए जाते हैं, भाषा के आधार पर लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वैधीकरण का मतलब यही होता है कि एक मैक्स वेबर नाम के एक विद्वान हुए, एक विचारक हुए, जिन्होंने बताया, अगर उनके अनुसार देखा जाए तो तीन प्रकार के वैधीकरण हैं। ठीक है, अर्थात तीन प्रकार के वैधीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, और उन तीनों प्रकार के वैधीकरण हमारे जीवन से संबंधित होता है, यानी कि हमारे पर्टिकुलर हमारे लाइफ से संबंधित होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, हमारे दो हाथ है, ठीक उसी प्रकार से तीन प्रकार के वैधीकरण होते हैं। तो जिनके द्वारा हम शक्तियों का क्षेत्रीकरण के शक्तियों का हम क्या करते हैं, अपने ऊपर ठहराए हुए हैं, यानी कि जो हमारी शक्तियां है ना इन्हीं पर ठहरी हुई है। बोल सकते हो कि एक घर किस पे ठहरा हुआ है, पिलर्स पे ठहरा हुआ है ना, ठीक उसी प्रकार से शक्तियों का जो बोल सकते हो ना कि पिलर्स ये मान सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा पारंपरिक रूप में देखा जाए तो हमारे शक्तियों का सही प्रयोग इन्हीं वैधिकरणों के द्वारा किया जाता है। यानी कि अब यहाँ पे हमारा राजनीतिक चल रहा था। ठीक है, हमारे राजनीतिक शक्तियों का जो वैधिकरण कहलाएगा वो कौन कौन सा कहलाएगा जानते हो आप लोग क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर है, ये हमारे तीन स्ट्रक्चर पाएंगे। हाँ जी, तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे संविधान में तीन प्रकार से हमारे कानूनी व्यवस्था का निर्माण का प्रावधान है। पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीन सेक्टर के अनुसार हमारे बोल सकते हो संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पहले की बात कर ली जाए तो यहाँ पे वैधिकरण में पारंपरिक वर्चस्व की बात किया गया है। यानी कि जो हमारे पारंपरिक परंपराओं से अनुसार, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल, जो हमारे सिद्धांत है, जैसे कि पारंपरिक तौर तरीके से कोई रीति रिवाज होता है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, तो ये हमारा मैक्स वेबर का पहला बोल सकते हैं वैधिकरण था।
ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा वैधिकरण। तो इसमें करी करिश्माई वैधता था। करिश्माई वैधता, इसमें देखा जाता है कि नेताओं के द्वारा उनके जो प्रदर्शन है उसके आधार पर हम उनके गुणों को बताएंगे। ये करिश्माई वैधिकरण था। यानी कि भाई मान लो कि मोदी जी कर रहे हैं, भाई उनके क्या है प्रदर्शन, क्या है भाई अपने देश का विकास कर रहे हैं, दूसरे देश में हमारे देश का नाम रोशन किया। ठीक है, ये क्या है उनका प्रदर्शन है। प्रदर्शन यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, कोई स्कूल में स्टूडेंट टॉपर करता है, प्रदर्शन उसका बेस्ट होता है तो भाई टॉप कर जाता है। ठीक है, तो उसके अनुसार से हम नेताओं के करिश्माई व्यवस्था के रूप में उनके गुणों को बताते हैं कि भाई इसमें कौन से गुण है और कौन से अवगुण है। ये दूसरा वैधिकरण था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद तीसरा वैधिकरण होता है कानूनी तर्क संगत प्रकार द्वारा। यानी कि कानून के अनुसार कोई नहीं चलता तो उस पर बेहतर तरीके से कड़ाई की जा सकती है। समाज के सामाजिक वर्गों का विभाजन भी किया जा सकता है। कोई अगर इसमें प्रक्रियात्मक रूप में यहाँ पे चरित्र व्यवस्था का जो प्रदर्शन है, अगर वो कानून के अनुसार ना हो, मान लो कि भाई कोई व्यक्ति है, अब वो कानून के अनुसार ना चल रहा हो, अपने मनमाने तौर तरीके से के अनुसार चल रहा हो, तो भाई कानून इस पे कड़ाई तरीके से बोल सकते हो सख्ती बरत सकता है। तो ये हमारा तीसरा वैधिकरण था। ठीक है, जिसके अनुसार हम बात कर लेते हैं, तो मैक्स वेबर ने अपने इन तीनों वैधिकरण में तीन चीजें कॉमन रखा। तीन चीजें कॉमन रखा, यानी कि सभी हमारे नैतिक जीवन से संबंधित है। भाई परंपरा, परंपरा कौन निभाता है भाई, लोग ही निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे वैधिकरण में क्या बोला गया कि नेताओं द्वारा उनके प्रदर्शन, नेताओं द्वारा प्रदर्शन, नेताओं कौन है, नेता कौन होते हैं भाई, आम नागरिक ही होते हैं ना। ठीक है, यानी कि मनुष्य का स्थिति देखने को मिला तीनों, बोल सकते हैं कि तीनों क्षेत्रों में या फिर तीनों वैधिकरण में। ठीक है, तो लोग जब स्वतंत्र हुआ, यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने के साथ साथ इन तीनों वैधिकरण को अपने जीवन में भारत ने अपनाया, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इनके इस्तेमाल से हम अपने आप को, हम अपनी स्थिति को और ज़्यादा बेहतर तथा बेहतरीन करने में सक्षम बन पाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो फिर अब हमारा अगला पॉइंट है 1.6.2 वैधता राजनीतिक विज्ञान के केंद्रीय सरोकार। वैधता राजनीतिक विज्ञान के केंद्रीय सरोकार। देखो सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो राजनीतिक है उसका जो वैज्ञानिक स्थिति है ना, जिसमें राजनीति का जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको बेहतर बनाना तथा लोगों के लिए कार्य करना तथा कानून व्यवस्था का निर्माण, देश के विकास, देश के हित के लिए करना, यही हमारा राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय सरोकार कहलाता है। केंद्रीय सरोकार का मतलब सेंटर, सेंटर सरोकार का मतलब होता है कि सरकार। ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है, अब राजनीतिक विज्ञान का मतलब क्या है, राजनीतिक विज्ञान का मतलब है कि समय समय पर राजनीतिक में परिवर्तन किया जाए। विज्ञान क्या है, एक खोज परख का बोल सकते हो विषय है, जिसमें नया नया चीज रिसर्च किया जाता है। तो आपके बोला जा रहा है यहाँ पे कि राजनीति की जो है वो हमारे प्रणालियों के अनुसार, हमारे जितनी प्रणाली है उसके अध्ययन समय समय पर परिवर्तनशील होता है। उसका केंद्र हमारे सरकार को चलाने का काम करता है, यानी कि राजनीति का केंद्र सरकार को चलाने का काम करता है। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि राजनीति की जो ये स्थिति है, राजनीति का जो ये स्थिति है हमारे प्रणालियों को बेहतर करने में सक्षम बनता है। कुछ दिनों की बात कर ली जाए तो दक्षिण अफ्रीका के मामले के उदाहरण के रूप में यहाँ पे पुस्तक में लिया गया है। ठीक है, तो उसके पर्याप्त रूप में दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके से भारत के लोग निवास कर रहे थे, तो गांधी जी जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला, तो वो क्या है, एक राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बना। यानी कि जो राजनीति चल रही थी रंग भेद के खिलाफ, भाई आपका बोला जाता है कि रंग भेद में जो भेदभाव चल रहे थे उसके खिलाफ क्या है, विज्ञान का एक मोर्चा संभाला और गांधी जी के द्वारा रंग भेद के खिलाफ उन्होंने
आवाज उठाई दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो ये भी आप पोल साइंस के थर्ड ईयर में पढ़ोगे कि गांधी गांधी जी का एक पूरा चैप्टर, मतलब बुक ही है गांधी जी का पूरा, गांधीवादी चैप्टर है। ठीक है, तो ये आप थर्ड ईयर के बुक में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका देखा गया कि गांधी जी ने जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में अपनी राजनीति करते हुए, राजनीति जरूरी नहीं कि भाई चुनाव लड़ा और राजनेता बन गया वही राजनीति है। राजनीति का मतलब होता है कि किसी प्रकार की नीति बना के हम शासन करें या फिर शासन को चलाने का प्रयास करें या फिर अपने अधिकारों की मांग करें। ठीक है, वो भी राजनीति ही कहलाता है। तो उन्होंने, गांधी जी ने अपने समूह बनाया और रंग भेद जो चल रहा था, जो भारतीय लोगों के ऊपर जो बोल सकते हैं कि उनके ऊपर शोषण हो रहा था, उस शोषण को खत्म करने का प्रयास गांधी जी के द्वारा किया गया। तो वो भी एक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.6.3 अवैधीकरण की प्रक्रिया। अवैधीकरण यानी कि देखा जाए तो ये आपका वैधीकरण का उल्टा अवैधीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखा गया कि बताया गया है कि क्रांति अक्सर, यानी कि जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, यानी कि आंदोलन होता है, वो तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार ना चल रहा हो। कि जो क्रांति होता है, यानी कि जो आलोचना होता है, उसका अवैधीकरण की स्थिति देखने को मिलती है। जिस तरीके से हम फ्रांस में प्राचीन शासन के पतन, यानी कि पतन का मतलब होता है हार, जब फ्रांस में प्राचीन शासन का पतन हुआ, तो उस स्थिति में हमने आंदोलन की व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से उसके नींव को देखा। नींव का मतलब होता है कि उसके पिलर को देखा कि भाई फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। क्योंकि भाई फ्रांस में इवोल्यूशन होने का कारण ही यही था कि भाई आपका जो देखा गया इसके विरुद्ध फ्रांस था, भाई उस शासन के विरुद्ध फ्रांस रहा। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसे आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ये क्यों हुए, चलो चाहे आप बोल सकते हो, ये छोड़िए, आप ये स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में भारत में हुआ, भाई क्यों हुआ, भाई आंदोलन क्रांति क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि आपका देखा गया कि अंग्रेजों ने 1857 में, यानी कि 56 में, जो उन्होंने कारतूस का निर्माण किया, उसमें सुअर और गाय के चमड़े का मांस यूज किया गया था। अब वो कारतूस जो उस समय चल रहा था, जैसे आप लोग देखा होगा किसी ने फिल्मों में एक बोल सकते हो कि एक बम होता है जो उसके पिन को निकाला जाता है और उसके बाद फेंका जाता है, उसे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मतलब माइंड में ही है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। देखा फिल्मों में कि भाई उसको, हाँ 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 हाँ, तो ये स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना था। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखा गया कि स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण बने थे। तो उसी प्रकार से ये देखा गया कि अवैधीकरण में जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि आंदोलन मुख्य रूप से तभी होता है या तो सामने वाले व्यक्ति को हम अपने अनुसार चलाना चाहें या फिर हम उन पर राज करना चाहें, तो भाई आंदोलन होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये अवैधीकरण की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम आंदोलन की स्थिति देखते हैं और नतीजा क्या होता है, झगड़े या हिंसात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मृत्यु लेना या फिर जान लेना सबसे बड़ा यहाँ पे एक हथियार बन जाता है। जिसके तहत हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सामान्य रूप में अगर बात की जाए तो हमारे व्यवस्थाओं के अनुसार हमारे यहाँ पे जो पार्टियों का निर्माण होता है या फिर हमारे अलग-अलग पार्टियों की स्थिति होती है, उन पार्टियों के अनुसार भी हम आंदोलन की स्थिति देख सकते हैं। अब बात कर लीजिए भारत में, आपका विपक्षी पार्टी होता है, तो भाई वो भी आपका विरोध करता है। ठीक है, तो ये आपका अवैधीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 1.6.4 जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति। अब देखो, जोड़ तोड़ की स्वीकृति और सहमति का मतलब होता है कि जो हम अलग अलग राजनीति सिद्धांत अपनाते हैं,
तो भाई उसमें हम कुछ नया जोड़ते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, हमारे संविधान हुआ बना, तो संविधान में भाई संशोधन भी हुआ, संविधान में संशोधन के खिलाफ विरोध भी हुआ। तो जोड़ तोड़ की स्वीकृति से हमारा अभिप्राय यह है कि मौजूदा मौजूदा जो मामला होता है, यानी कि जो प्रेजेंट में मामला चल रहा है, उससे उसके खिलाफ कोई मतलब संतुष्ट ना हो। जैसे कि बात कर लेते हैं, हमारा राम मंदिर के ऊपर ही देख लेते हैं। भाई राम मंदिर के ऊपर मतलब मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। तो ये जोड़ तोड़ की स्थिति की स्वीकृति, लेकिन फिर भी इसका स्वीकार किया गया, इसके हमारे वातावरण में इसे जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ जाता है विद्वान, जो कि नाजी जर्मनी में, जिस तरीके से जर्मनी में नाजीवादी फैल रहा था, तो गोएबल्स के प्रचार के अनुसार यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था, अपने जोरों तोरों से क्या करना, अपने आप को विकसित करना, ठीक है। जिसके तहत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे सी राइट मिल्स के अनुसार भी हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो सी राइट्स बता रहे हैं, तो पीटर वॉल्से, सी राइट्स और पीटर वॉल्से के अनुसार ये बताया गया कि हमारे जो व्यवस्थाओं में, जो हमारे आसपास के वातावरण में हम अपने आप को डेवलप करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न हमारे समाज को विकसित समाज में बनाने का महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। उन कारणों से हम अपने स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि हम अपने जोड़ तोड़ की स्थिति, सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए ना, ये अब इसे संधि विच्छेद करके शब्दों को देखते हैं। जोड़ तोड़ का मतलब क्या है कि भाई आधा सहमत होना, आधा नहीं सहमत होना, ठीक है। तो जैसे बोला जाए, जैसे तैसे पास हो जाते हैं, वही वही बात है कि हम जैसे तैसे क्या है, जोड़ तोड़ का एक स्थिति है। यानी कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, तो हमारे देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था पाया जाता है भारत में। तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद आज भी देखा जाए, स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये बताओ कि वो स्वतंत्रता किसी वर्ग के लिए या फिर किसी जाति पात के लिए भी कहीं ना कहीं उस स्वतंत्रता का होने का भी कोई फायदा नहीं है। मानते हो इस बात को? है ऐसा भारत में? आप लोग एग्री करते हो इस बात को कि भाई एक तरफ आपका देखा जाता है कट्टरपंथी जो आगे बढ़ते हैं, या फिर कट्टरपंथियों का जो विरोध होता है, कट्टरपंथियों का जो स्थिति होती है, राजनीति तौर पे हम किसी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई वर्ग, एक वर्ग जो बोल सकते हो राजनीति का विरोध करने लगता है, दूसरा वर्ग उसको सपोर्ट करने लगता है। तो क्या है, ये जोड़ तोड़ की स्वीकृति की या सहमति होता है, ठीक है। जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जानबूझ के, यहाँ का उद्देश्य क्या होता है, जानबूझ के किसी को मानसिकता के रूप में यहाँ पे ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन भाई पहुंच ही जाएगा। अब मान लो कि 10-15 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, या फिर 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, जरूरी है कि 1000 स्टूडेंट, या फिर सोलो 10-15 स्टूडेंट लेते हैं, जरूरी है कि 10-15 स्टूडेंट पढ़ रहे हो तो एक ही टाइम पे वो सभी के पास खाली टाइम होगा जो जिस टाइम पे मैं क्लास लूँ? ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो उसमें क्या होगा कि किसी के पास वो उस टाइम फ्री नहीं होगा, या फिर कोई अपना जॉब कर रहा होगा, जिसके कारण क्या है, वो उसके मतलब बोल सकते हो कि क्लास के विरोध हो जाएगा ऑटोमेटिक ही कि सर मैं तो इस टाइम पे क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो ये क्या है, जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति, ठीक है। तो यहाँ पे जो मानसिकता होती है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था होता है, उस कानून व्यवस्था के अनुसार ही यहाँ पे क्या होता है कि कोई संतुष्ट हो जाता है, कोई असंतुष्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.6.5 राज्य के प्रशासन के कार्मिक अभिजात वर्ग, यानी कि राज्य की जो प्रशासन है वो कार्मिक, कार्मिक का मतलब जो काम करने वाले वर्ग है, ठीक है। अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग यानी कि जो बोल सकते हो कि जो छोटे छोटे जातियों में, लघु व्यवस्था में अपने आप का विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो राज्य है, राजनीति तौर पे वो उन्हीं लोगों के लिए सक्षम है जो अत्यधिक अपना विकास कर चुके हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम डायलॉग बोलते हैं, गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। एवरीवन एग्री विद मी कि ऐसा है? बोलते हैं ये बात, और ये ऐसा है भी, समाज में है या नहीं है? ठीक है।
तो यही बात बोला जा रहा है कि जो अभिजात वर्ग है ना, यानी कि जो छोटी-छोटी जात है ना, उनमें अलग-अलग बोल सकते हो क्षेत्र विभाजन हो चुका है। अलग-अलग क्षेत्र में वो अपना आप में आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे साम्यवादी राज्य था, साम्यवादी राज्य अपनी एक तरफ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। बोल सकते हो कि आपका पूंजीवादी राज्य अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। जो राज्य का प्रशासन था, वो अपने वाक्यांश के अनुसार चल रहा है। राज्य का जो प्रशासन है, यानी कि भाई राज्य कोई अपना अनुसार चल रहा है। अब मान लो कि भाई यूपी की देख लो, यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी अपने यूपी को किस तरीके से डेवलप करने में लगे रहते हैं। लेकिन बिहार का ऐसा है, बिहार हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हम राज्य के जो प्रशासन है ना, उसके जो काम करने का तरीका है ना, उसके अभिजात वर्ग के अनुसार करते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमारे समाज में अलग अलग जातियों के अनुसार हम उनकी जो भेदभाव है उसको अपनाते हुए और उसके साथ बर्ताव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक विद्वान आते हैं, जे सी ग्रिफिथ, जी.एन.सी. ग्रिफिथ ने अपनी पुस्तक लिखा था इन्होंने, द पॉलिटिकल ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, यानी कि जुडिशरी का मतलब अगर बात कर ली जाए तो जुडिशरी का मतलब ही होता है कि न्याय। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल का जो न्याय है वो हमारे कानूनी रूढ़िवादी व्यवस्था के अनुसार हो। ठीक है, अब यहाँ पे सत्तारूढ़ व्यवस्था है, यानी कि सत्ता, यानी कि अब हर एक शासन क्या करता है भाई, अपना सत्ता बनाना चाहता है। अब चाहे मोदी जी हो गए, चाहे आपके बोल सकते हो बीजेपी हो गया, चाहे आपके बोल सकते हो कांग्रेस हो गया, चाहे आपके बोल सकते हो आम आदमी पार्टी हो गया, चाहे आपके ममता बनर्जी हो गया, चाहे कितने भी पार्टी हो, एवरीथिंग इज ऑल्सो, ऑल ओवर पार्टी इज इंक्लूड इन दिस सिचुएशन कि सभी अपना सत्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन सत्ता बनाने के साथ साथ आपको लगता है कि ये अपना जो कार्य है वो अपने अनुसार ना करके लोगों के अनुसार कर रहे हो? नहीं ना। तो ये नेताएं अपने जिम्मेदारियों को लेने के लिए तो बस ये आपके बोल सकते हो प्रचार तक ही कायम रखते हैं कि भाई मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ, ये करवाता हूँ। आपने बोला, आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने बोला था कि हर एक गली में वाईफाई लगेगा। किसी को सुना है ये ऐसा? उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में ही बहुत पहले ही बोला था कि हर एक गली में, हर घर के नुक्कड़ पे यहाँ पे एक वाईफाई की स्थिति देखने को मिलेगी। तो अब जब बताओ कि यहाँ पे वाईफाई लगा है, लेकिन वो वाईफाई वर्क करता है, और वाईफाई भी लगा है तो बहुत दूर दूर पता नहीं कहाँ कहाँ लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे बोल सकते हो राजनीतिक जिम्मेदारियों से अपने आप को दूर हटाना। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मार्क्स के विचारधारा भी आगे बढ़ा। भाई मार्क्स जिस तरीके से बोल सकते हो कि उन्होंने दो बोला कि समाज जो है, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो दो स्ट्रक्चर में फैला हुआ है। एक आपका डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका बोल सकते हो कि अनडेवलपमेंट के रूप में है। जिसके तहत हम देख सकते हैं कि एक तरफ आपका ब्रिजुआ समाज बोला जाता है, दूसरी तरफ आपका विकसित समाज बोला जाता है। ब्रिजुआ समाज वो समाज था जो मजदूरी करता था, किसानी करता था, खेती करता था, हल चलाता था। ठीक है, अब विकसित समाज वो था जो भाई दूसरे पे शोषण कर रहे थे, जो विकसित हो चुके थे। तो ये हमारे समाज की अवधारणा थी। तो ये जो राज्य का जो सामाजिक अवधारणा है ना, ये हमारे असमानताओं को दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज में भाई अलग-अलग जाति, अलग-अलग वर्ग के लोग रहते हैं। तो क्या सभी एक समान है? तो यही हमारे अभिजात वर्ग कहलाए आगे चल के। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो ये टॉपिक है, ये हमारा अब कंप्लीट होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं 1.7 सारांश। सारांश का मतलब होता है डियर कॉन्क्लूजन। अब देखो सारांश का मतलब क्या होता है? कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन का मतलब अगर एग्जांपल में समझाऊं तो आपने 9th 10th में साइंस की बुक पढ़ी होगी। साइंस की बुक में आपके चैप्टर के एंड में आपको एक ब्लू बॉक्स में समरी लिखा होता था। वो समरी आपने ध्यान दिया होगा कि इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखा होती थी। तो सारांश क्या होता है? आपके दी एंड ऑफ द चैप्टर, आपके चैप्टर का पूरा सार होता है। सार का मतलब होता है एक समरी होता है कि इस चैप्टर में आपने कौन कौन सी बातें पढ़ी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा, जिसके अंतर्गत हमने राज्य के इसकी पूर्ति गतिविधियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र रूप में देखा कि राजनीति में किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से यहाँ पे विपक्षी व्यवस्थाओं का स्वरूप देखना पड़ा।
ठीक है? अलग-अलग जाति धर्म के वर्ग के लोग एक ही समाज में रहते हैं तो उनमें किस तरीके से अभिजात वर्ग देखने को मिला। तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। ठीक है एवरीवन? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? तो अब इसके मैं आपको कुछ वीडियोज़ बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आप उस लिंक से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके एवरीवन? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।